पंजाब में फिर बड़े गैंगवॉर की आहट। विकी बिट्टू खेड़ा मर्डर केस का निकला गैंगस्टर कनेक्शन। लॉरेंस बिश्नोई ने दी धमकी, कहा जल्द लेंगे बदला। बम्बिहा गैंग ने ली है हत्या की जिम्मेदारी। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले पर घमासान। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर पेपर माफिया को संरक्षण देने के लगाए आरोप। सीएम के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर बोले, भले ही पेपर बार बार लीक हो, गलत भर्ती नहीं होगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वदेश लौटने का हो रहा इंतजार। पानीपत में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारियां। नीरज के घर बधाई देने वालों का लगा तांता। कुल्लू के बहुचर्चित थप्पड़ कांड में सस्पेंड आईपीएस गौरव सिंह और हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह हुए बहाल। आईपीएस गौरव डीजीपी ऑफिस तो कांस्टेबल बलवंत शिमला हेडक्वार्टर में किए गए तैनात। हिमाचल में कोरोना ने एक बार फिर बजाई खतरे की घंटी। 9 दिन में डबल हुए केस। 1.8% के पार पहुंची संक्रमण दर। फिर मौसम ने ली करवट। हिमाचल में 13 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। कई जगह सड़क हुई बाधित, करोड़ों का हुआ नुकसान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक पर घमासान शुरू हो गया है। पेपर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेपर माफिया को सरकार का संरक्षण है। मनोहर सरकार में 28वां पेपर लीक हुआ है। इस पर सीएम के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने पलटवार किया है। कहा, पर्ची खर्ची वाली सरकारों में घर पहुंच जाता था पेपर। जहां विपक्ष सरकार पर पेपर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा गया है। आपको बता दें, हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेपर माफिया को सरकार का संरक्षण है। मनोहर सरकार में 28वां पेपर लीक हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने पलटवार किया। कहा कि पर्ची खर्ची वाली सरकारों में पेपर घर पहुंच जाते थे। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो गया है और हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वक्त पर पेपर रद्द करना पड़ा, जिसके बाद से विरोधी सरकार पर हमलावर हैं और इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के युवा रविवार को पुलिस भर्ती के इम्तिहान में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि कांस्टेबल भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा होनी थी या फिर शनिवार को जो हो भी चुकी थी, उन्हें रद्द कर दिया गया है। क्योंकि तमाम दावों के बावजूद भी सूबे के अलग अलग हिस्सों से पेपर लीक होने की खबरें शनिवार को ही वायरल होने लगी थी, जिसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को आनन फानन में ये फैसला लेना पड़ा। शनिवार को एक तरफ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा चल रही थी, तो दूसरी तरफ इसी एग्जाम की कॉपी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी और फिर एग्जाम सेंटर और उसके आसपास से भी संदिग्ध गतिविधियों की खबरें आने लगी, जिसके बाद डिटेक्टिव स्टाफ एक्शन में आया। अकेले करनाल से ही ऐसे 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया जो किसी और की जगह इम्तिहान दे रहे थे। एक ऐसा केस आया था जिसमें 2 कैंडिडेट्स किसी और की जगह पे पेपर दे रहे, 2 कैंडिडेट्स की जगह कोई और पेपर दे रहे थे। जैसे ही संज्ञान में आया, उसी समय पे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और कानूनन उन पे कार्रवाई की जा रही है। पेपर तो रद्द हो गया, लेकिन इसके बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सूबे में पेपर माफिया को सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी की शय हासिल है। क्या यही खर्ची और पर्ची का राज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को इसी प्रकार से अंधकार में डालता रहेगा? सरकार बिल्कुल मौन है, एक शब्द बोल नहीं रही, बच्चे कौतूहल में हैं।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट कर लिखा, पर्ची खर्ची वाली सरकारों में तो जिन्हें नौकरी देनी होती थी, पेपर सीधा उनके घर ही पहुंच जाता था। अब सिस्टम बना है, फिर भी पेपर चाहे 7 बार कैंसिल हो या 9 बार, बेईमानी तो नहीं चलेगी। नौकरी तो असली हकदार को ही मिलेगी। ये मनोहर लाल सरकार है। सुरजेवाला जी, इस बात की गांठ बांध लीजिए। कहां युवाओं को रोजगार का एक मौका मिला था, मगर उस पर भी पेपर माफिया की नजर लग गई। अब एग्जाम तो रद्द हो चुके हैं, लेकिन लाखों युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि बार बार इस तरह इम्तिहान रद्द करने पड़े और फिर इंतजार करना पड़े अगली नई तारीख का। करनाल से हिमांशु नारंग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं। मनोज, इससे पहले भी कई दफा पेपर लीक हुए, विपक्ष ने ऐसी सरकार को घेरा, अब कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा तो नजर नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर जरूर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल सुदेश, देखिए जो परीक्षा रद्द की गई है, दरअसल पुरुष कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा बुलाई गई थी, जिसमें 2 सत्रों में कल परीक्षा होनी थी और आज भी होनी थी। लेकिन कैथल की बात करें, हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, आंसर की बाकायदा सामने आ गई, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। और नई तारीख क्या होगी इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। और जहां तक बात है सरकार की, तो सरकार का ये कहना है, खासकर प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता की तरफ से ट्वीट करके जवाब दिया गया है रणदीप सिंह सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, कि परीक्षा चाहे कितनी बार भी रद्द करनी पड़े, लेकिन योग्य जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मेरिट पर सरकार ने जो नौकरी देने का संकल्प लिया है उस पर सरकार बढ़ती रहेगी, चाहे कितनी बार ही हमें परीक्षा रद्द क्यों ना करनी पड़े। लेकिन बार बार इस तरीके से पेपर लीक होना कहीं ना कहीं कार्यशैली पर तो सवाल उठाता ही है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की, कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए पारदर्शिता लाने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए सुरक्षा के लिए। बताया जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर जो परीक्षा पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं, तो इससे काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं कर्मचारी चयन आयोग की भूमिका को लेकर। तो इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो हज़ारों अभ्यर्थी हैं सुदेश, 5500 5500 पोस्ट हैं, 8.5 लाख के करीब आवेदक हैं इन पदों के लिए। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई, सेंटर्स बनाए गए, वहाँ परीक्षार्थी पहुंचे भी परीक्षा देने के लिए, तैयारी जो उन्होंने की थी वो सब धरी की धरी रह गई। तो बहुत बड़ी असुविधा इन कैंडिडेट्स को भी हुई है, सरकार भी असहज महसूस करना पड़ रहा है। तो इन तमाम पहलुओं को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष को तो मौका मिला ही है सरकार को घेरने का, और वो घेर भी रहे हैं। जी शुक्रिया मनोज, क्योंकि इससे पहले भी 28 बार पेपर लीक हुए हैं और बड़े गिरोह इसमें शामिल पाए गए। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कई बार हुआ, बावजूद इसके अभी भी सरकारी भर्ती के लिए जब एग्जाम होता है उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। और कुछ ऐसा ही पुरुष कांस्टेबल भर्ती के पेपर में भी हुआ। दोनों ही कल जो परीक्षा हुई थी, आज जो होनी थी, ये रद्द कर दी गई है। अगली डेट अभी घोषित नहीं हुई है, तारीख का ऐलान बाद में होगा। लेकिन बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा करीब 8 लाख परीक्षार्थियों को, जो इस परीक्षा में बैठना चाहते थे, सेंटर्स तक पहुंच गए थे। इसी मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर आरोप लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। कहा कि पेपर माफिया को सरकार का संरक्षण है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर की तरफ से ट्वीट कर जवाब दिया गया कि पर्ची खर्ची वाली सरकारों में तो पेपर घर पहुंच जाते थे, यहां काबिलियत के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी, भले ही पेपर कितनी दफा लीक हो जाए। अगली बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब में एक बार फिर से बड़े गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। विकी बिड्डू खेड़ा मर्डर केस का कनेक्शन अब गैंगस्टर से जुड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, कहा है कि जल्द ही बदला लेंगे। जिसने भी हत्या की वो तैयार रहे। बम्बिहा गैंग ने विक्की की हत्या की जिम्मेदारी कल ही ले ली थी और अब दूसरे धड़े की तरफ से
तैयार रहने की धमकी दी गई है। यानी पंजाब में एक बार फिर से गैंग वॉर की आहट। और कल मोहाली के मटौर में सेक्टर 71 में जब विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की गई थी, तब से ही इसका गैंग वॉर से कनेक्शन माना जा रहा था। अब जिस तरीके से सोशल पोस्ट की जा रही है दोनों ही तरफ से, तो ये साफ हो गया है कि गैंग वॉर का मामला था और बड़े गैंग वॉर की आहट भी इसके बाद सुनाई दे रही है। विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस का कनेक्शन गैंगस्टर से है। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, कहा है कि जल्द ही बदला लेंगे, जिसने भी हत्या की वो तैयार रहे। बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ही इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो अब लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा गया है कि वो इस मौत का बदला जरूर लेंगे। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए धमकी देते पोस्ट शेयर कर लिखा गया, राम राम सब भाइयों को, कल हमारे वीर विक्की मिड्डू खेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। वीर तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं होगी। इस भाई का हमारे अपराधों से कुछ लेना देना नहीं था। जिसने भी इस भाई के बारे में सुना होगा वो अच्छा ही सुना होगा। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अब करके दिखाएंगे। रही बात जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत के लिए तैयारी कर ले, उसको रिजल्ट थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा। मेरे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मनोज, कल से ही ऐसी आशंका थी कि गैंग वॉर के चलते ही मिड्डू खेड़ा की हत्या की है। अब तो बकायदा दोनों पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तो क्या पंजाब में बड़े गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है? देखिए सुदेश, जिस तरह से कल शाम को बड़ा एक एलिगेशन लगा था विक्की मिड्डू खेड़ा पर, जो बम्बिहा ग्रुप ने लगाया था कि इसको खत्म करना था क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई का साथी था और उसको हमारी खबरें देता था और बिजनेसमैन के नंबर देता था, फिरौती मांगी जाती थी, बड़ा एलिगेशन था। लेकिन अब जो लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पोस्ट, अपने पेज पर ये पोस्ट डाली है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के लिए भी सरदर्दी बन चुकी है इस तरह की पोस्ट। क्योंकि अब पंजाब में, जैसे आपने भी बताया कि पंजाब में किस तरह से जो गैंगस्टरवाद है वो पनप रहा है, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इससे पहले ये पहला मामला नहीं है। अगर हम इसको जोड़कर देखें सुदेश, तो बिल्कुल पूरी तरह से गैंगवार, क्योंकि जो कल सीसीटीवी में दिखे जो बदमाश थे, किस तरह से पूरे प्रोफेशनल थे, वो धमकाने या डराने नहीं आए थे, वो सीधा विक्की मिड्डू खेड़ा को मारने आए थे। लेफ्टी थे, बदमाश थे। और इससे पहले भी अगर हम बात करें चंडीगढ़ में जो डिस्को के बाहर, प्लेबॉय के बाहर गुरलाल बराड़ का मर्डर हुआ, वो भी गैंगस्टर से संबंधित था, वो भी शूटर थे, प्रोफेशनली शूटर थे। और सोनू शाह का मर्डर हुआ सेक्टर 45 में, वो भी गैंगस्टर कनेक्शन था, वो भी शूटर थे, वो भी उसको मारने आए थे और उसको मार के गए। सेम इसी तरह अगर अमृतसर की बात करें, हर एक हफ्ते में पंजाब में ये तीसरी वारदात है। अमृतसर की बात करें, हॉस्पिटल में वारदात हुई, गैंगस्टरवाद। उसके बाद फतेहपुर चूरिया की बात करें, कल इस तरह की ये वारदात हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपस में जो गैंगवार चल रही है, आपस में जो लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाने जा रही है। लेकिन अब एक सरदर्दी और बन चुकी है पुलिस के लिए कि आखिर अगला निशाना कौन होगा। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, ये जो ऑफिशियली ग्रुप है, इसके पोस्ट है, जिसमें पोस्ट डाली है लॉरेंस बिश्नोई ने, ये उसका अपना खुद का पोस्ट बताया जा रहा है और जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि हमारा विक्की मिड्डू खेड़ा, जो हमारे अपराध है विक्की मिड्डू खेड़ा का, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिसने भी उसको मारा है वो तैयारी कर ले, यानी कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में एक और जान जाएगी। गैंगस्टरवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा पंजाब में। तो कानून व्यवस्था पर है कि सरेआम ये लोग हत्याएं करते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी के बाद दूसरा धड़ा आ जाता है, वो भी धमकी देता है। खून खराबा कब तक? खाकी क्यों बेबस नजर आ रही है? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जाता? लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी अपने पूरे गैंग को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है, आखिर क्यों? बड़ी हैरानी की बात यह है कि सुदेश के पंजाब में, अगर हम बात करें पंजाब के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, यूपी, लगातार इनके जो ऑपरेट किया जा रहा है, जेलों में बंद जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, अपना किस तरह से फिरौती मांग रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांगी जाती है, कोई नहीं देता तो उसको डराया धमकाया जाता है, और अगर दूसरी गैंग का कोई इन्वॉल्वमेंट होती है तो वहां पर उनको मारा जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष एक और यहां पर सामने आ रहा है सुदेश, कि विक्की मिड्डू खेड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी था, बड़े बड़े करोड़ों के, अरबों के सौदे जो है वो करवाता था। और कल जब ये एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के ऑफिस में गया, वहां पर भी ये टोकन मनी लेकर गया था, किसी जमीन की, बड़ी जमीन का सौदा होना था। लेकिन
इसकी बात वहां नहीं बनी। जो जानकारी मिली है कि टोकन मनी देने गया था, लेकिन वहां बात नहीं बनी, जिसकी वजह से टोकन मनी वापस लेकर विक्की मिड्डू खेड़ा अपनी गाड़ी की तरफ आया। और उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी पर आता है और किस तरह से उस पर हमला हो रहा है पूरा, क्योंकि उसका घर जहां पर ये वारदात अंजाम हुआ है, उसका घर उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। 1 किलोमीटर से भी कम उसका जो कोठी है 1100 नंबर सेक्टर 71 में, उसकी कोठी, यानी कि जो हमलावर थे, जो बदमाश थे, वो सुबह से ही जो करीब 10 सवा 10 बजे वो अपने घर से निकला, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के ऑफिस पहुंचा और करीब आधा घंटा वहां बैठा, चाय पी, उनसे बात की, बात नहीं बनी। जैसे ही वो बाहर आया, I-20 में सवार 4 लोग, जिसमें से 2 गाड़ी पे ही थे और 2 लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद उसको मारते हैं। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात जहां पर सामने आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज दिख रही है, उसके पीछे एक PCR वैन भी दिखाई दे रही है। जिस समय वो वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिस समय वो फायरिंग कर रहे थे, जिस समय वो भाग रहा था, जिस समय वो पीछे भाग रहे थे, उस समय एक PCR गाड़ी, PCR की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? PCR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नहीं है कि 100 नंबर पे अगर कॉल करो तभी PCR आएगी। अगर कुछ शरारती अंसर या इस तरह की चीजें आप देखो तो आप उसी टाइम एक्शन लो, उसी टाइम आप पुलिस को बुलाओ, उसी टाइम आप जो कॉल करके अपने अफसरों को जानकारी दो। कहीं ना कहीं डर जरूर होता है कि पुलिस आई है तो कहीं ना कहीं हम पकड़े न जाए, इसलिए भाग भी जाते। बीच बाजार दिन दिहाड़े इस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि खाकी का खौफ अब इन बदमाशों के मन से निकल चुका। शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी आहट है एक और बड़े गैंग वॉर की। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आगाह किया गया है कि जिसने भी मर्डर किया है वो अपनी मौत के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर, गैंगस्टर राणा कंदोवालिया मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी नितिन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नितिन शर्मा पर मुख्य आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। अमृतसर के अस्पताल में गैंगस्टर की हत्या हुई थी। राणा कंदोवालिया की हत्या की सीसीटीवी भी सामने आई है, लेकिन अब पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर राणा कंदोवालिया मर्डर केस में यह पहली गिरफ्तारी है। आरोपी नितिन शर्मा को पुलिस ने दबोचा है। नितिन शर्मा पर मुख्य आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। गिरफ्तारी हो चुकी है। अमृतसर के अस्पताल में गैंगस्टर की हत्या हुई थी। राणा कंदोवालिया की हत्या की सीसीटीवी भी सामने आई है। अब बात करते हैं देश का मान बढ़ाने वाले, ओलंपिक में देश को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। पानीपत में ढोल नगाड़ों के साथ नीरज चोपड़ा के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि आज मिल्खा सिंह का सपना पूरा हुआ है। वहीं घनौदा के विधायक हरविंदर कल्याण ने भी नीरज चोपड़ा के परिवार को बधाई दी है और नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इनकी ताल पर सब थिरक रहे हैं। खुशी का मौका है न सिर्फ इस एक परिवार के लिए, बल्कि 135 करोड़ भारतीयों के लिए एक बड़ा दिन कल का था। खुशी से सब झूम उठे थे और आज भी एक खुशी कायम है। इंतजार हो रहा है इन खुशी के लम्हों को देने वाले नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। परिवार के सहयोग से और बच्चे की मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है। पूरा परिवार पीछे उसके चट्टान की तरह खड़ा था। आगे उसने मेहनत की है और पीछे से परिवार ने उसको पूरा सपोर्ट दिया और देशवासियों की दुआएं और आशीर्वाद तो हमेशा उसको मिलता ही रहा। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्द बने ही नहीं जो मेरी फीलिंग को एक्सप्लेन कर सके शब्दों में। वो एक बहुत ही गौरवशाली पल था जो मैंने अपने पूरे देशवासियों के साथ बिताया। देखिए, बहुत ही एक गौरव के क्षण कल थे जब ये गोल्ड मेडल भारत को नीरज ने दिलवाया और पूरे देशवासी, क्योंकि मैं कल जिस समय फ्लाइट में था और जब मैं दिल्ली मैंने लैंड किया तो जैसे ही लैंड किया उस समय में सभी
यात्रियों ने जैसे अपने अपने फोन ऑन किए तो पूरे जहाज के अंदर, फ्लाइट के अंदर इतना ज्यादा उत्साह का वातावरण था, तो लोगों ने भारत के जयकारे भी लगाए, नीरज के जयकारे भी लगाए और बहुत खुशी का वो वातावरण था। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हर भारतवासी ने कैसे अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस किया है। और न्यूज 18 पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। ओलंपिक खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। कहा, हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। अकेले हरियाणा से 30 खिलाड़ी थे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले। देश भर में 7 मेडल आए, जिनमें से 3 अकेले हरियाणा से हैं। नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया है। चौथे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 13 अगस्त को पंचकुला में खिलाड़ियों का सम्मान होगा। खेल मंत्री कल दिल्ली में खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि न सिर्फ देश के लिए बल्कि हरियाणा के लिहाज से भी। इससे मनोहर सरकार गदगद है और 30 खिलाड़ी अकेले हरियाणा से थे। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि देश भर में 7 मेडल आए हैं, जिनमें से अकेले 3 हरियाणा से हैं।